Of the Adani crisis has been roiling the company's stocks. And the row over the Adani Enterprises. नमस्कार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जनवरी 2023 में काफी सारे खुलासे किए थे, जहां पे दिखाया था कैसे अदानी समूह जो है ऑफशोर फंड्स के माध्यम से, टैक्स हेवन्स के माध्यम से स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा था और राउंड ट्रिपिंग कर रहा था। उसका इन्वेस्टिगेशन जब हमने मांग की जेपीसी ना देकर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सेबी ने काफी बार एक्सटेंशंस मांगे। सेबी ने ये तक जताया कि उनके पास इंफॉर्मेशन एफबीआई की नहीं है, तो इसलिए उसमें देरी हो रही है। अब तक 24 में से 2 केसेस ऐसे हैं जो अब तक सुप्रीम कोर्ट को उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं दी गई है। अब रिसेंटली फिर से हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की है जो बताता है किस तरीके से, किस लेवल तक सेबी भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और केंद्र सरकार एक खास इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने की होड़ में हमारी रेगुलेटरी बॉडीज को भी डाइल्यूट कर रही है। जो उनकी चेयरपर्सन है, सेबी की जो चेयरपर्सन है, जो पूरा इस इन्वेस्टिगेशन को ओवरलुक सुपरवाइज कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशंस मांग रही थी, माधवी बुश, जो खुद वो और उनके पति के ऊपर आरोप लगे हैं कि 3 चीजें हैं। एक है कि वो एक जो फंड था IPE प्लस फंड 1, उसमें वो खुद इन्वेस्टर्स थे, वो और उनके हस्बैंड। और जब उनसे पूछा, जब उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, वो कहती हैं कि ये जो फंड है उनके दोस्त हैं अनिल आहूजा जी उनके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने ये सलाह दी, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, काफी ढेर सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया। पर गौर करने की बात यह है कि उसमें उसी फंड में इन्वेस्टमेंट्स विनोद अडानी जी के भी थे, विनोद अडानी के एसोसिएट्स के भी थे। और वो एक इन्वेस्टिगेशन, उसी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है जो सुप्रीम कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जहां पे 2 ऐसे इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम हैं जो इस इक्विटी फंड को उस दायरे में ला रहा है। तो यानी कि जो बात चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो खुद चेयरमैन उसमें सुपरवाइज कर रही हैं। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट इसमें 2018 तक था। और जो अनिल आहूजा जी हैं, अनिल आहूजा जो अपना दोस्त बता रही हैं, वो जो दोस्त हैं वो खुद अदानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर थे। तो क्या ये सवाल नहीं उठ खड़ा होता कि अगर उनने ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सेबी की जवाबदेही ले रही थी और सुप्रीम कोर्ट पे कर रही थी, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनका खुद का एक लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो इन दिस पर्टिकुलर फंड, जिसका जो अभी इनके इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के दायरे में है? दूसरा सवाल आता है, क्या उनको अपने आप को रिक्यूज नहीं करना चाहिए था? जैसे ही उनको पता चला कि ये भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, आप अपने आप को रिक्यूज कर लें। पर ऐसा नहीं हुआ। उनका जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा चीजें बयां कर रहा है ऑफ आई वुड से इनकरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज जो सामने आई है कि किस तरीके से उनकी अगोरा इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी उन्होंने बनाई थी, कंसल्टेंसी बनाई थी सिंगापुर में, जो कह रही है अपने स्टेटमेंट 11, 12 और 13 पॉइंट जो स्टेटमेंट है उनका, उसमें 11, 12 और 13 नंबर में कहती हैं वो डोरमेंट हो गया था। पर उनके जब हस्बैंड रिटायर हुए, उन्होंने कंसल्टेंसी शुरू की। उनके जो क्लाइंट्स थे वो अगोरा के ही माध्यम से कंसल्ट कर रहे थे। जो रेवेन्यू दिखा रहा है, जिसकी वो खुद 100% स्टेक होल्डर हैं, और इंडिया का जो अगोरा इन्वेस्टमेंट है उसमें 99% स्टेक होल्डर हैं, वो उसका जो रेवेन्यू था करीब $261,000 रेवेन्यू था, जो उन्हें क्या उनके हस्बैंड क्लाइंट्स को कंसल्ट कर रहे थे उसके माध्यम से। तो क्या सेबी के पास वो सारी लिस्ट है कि उनके हस्बैंड कौन सी कंपनीज को कंसल्ट कर रहे थे एवर सिंस शी बिकेम अ चेयरपर्सन और अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी बोर्ड? क्या वो लिस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि कहाँ माधवी जी ने कहा कि उनके हस्बैंड, जहाँ पे वो खुद 100% या 99% स्टेक होल्डर है, उस माध्यम से कंसल्ट कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स कौन है? क्या उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया? ये सारी चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन दिखाता है कैसे डाइल्यूट हो रही है रेगुलेटरी बॉडीज, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कारणवश हो रही है। हम देख रहे हैं ईडी, IT, CBI एक कारण के ऊपर लगा दिया है कि आप विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करिए, और जो कन्विक्शन रेट है, जो चार्जशीट्स हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। किसी को भी आप धर दबोचे जेल में डाल दीजिए जो आपके विपक्ष में बोलते हो। और सेम अब सेबी के माध्यम से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा जाता है पाई गई है, पर अभी भी 2 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं जो नहीं सबमिट की गई हैं। उनको ये भी कहा गया है
कि FPIs का क्या इन्वेस्टमेंट रूट रहा है वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। और ये वही फंड है जहां पे उनका खुद का इन्वेस्टमेंट था जो रूल 19A को बाईपास करता हुआ राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। So how is it a free and fair investigation if SEBI as a regulatory body who has to keep the interest of the retail investors and small shareholders first? How are you doing justice to them? उनका एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ नहीं बोले जा रहे हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको बरगलाया नहीं जा रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ब्लैकस्टोन ग्रुप के बारे में सभी कह रहे हैं कि वो ब्लैकस्टोन ग्रुप में कार्यरत हुए धवल बुद्ध जी, जब उनको लिया गया उन काफ़ी एक एक्सपीरियंस से आते हैं, उनका एक्सपोजर रहा है, इसलिए उनको ब्लैकस्टोन ग्रुप में काम करने का मौका मिला। पर ब्लैकस्टोन ग्रुप ये ध्यान रखना होगा, जो एक इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा आज सेबी प्रमोट कर रहा है REIT के माध्यम से, वो उसके बारे में खुद माधवी जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसमें प्रमोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बात रखी है। साथ ही साथ ये नहीं बताया कि खुद जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है वो एक लीडिंग मार्केट प्लेयर है इस सेक्टर में। सेबी के 200 से ज्यादा नोटिफिकेशंस आ चुके हैं इसी को लेकर पिछले 2 साल में, जो खुद उनका स्टेटमेंट बता रहा है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करें? वो कह रही है उन्होंने रिक्यूज किया है अपने आप को इसमें से। पर इज इट राइट कि ये जो हर स्पीच में, हर प्लेटफॉर्म पे वो बता रही हैं, वो ये नहीं बता रही हैं कि खुद का जो फैमिली का इंटरेस्ट है उसमें कितना है। सो आई थिंक दोज आर एरियाज ऑफ कंसर्न, शोज 2 थिंग्स। एक कि किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडी भी इज अप फॉर स्क्रूटनी एंड इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। बी, that several conflict of interest are being clearly established, yet a mere statement has come out from the chairperson. I want to ask the chairperson, you have mentioned, आपने कहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ओपन किताब है। मैं आपसे कहती हूँ आप ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और जो लोग के मन में जो सवाल हैं उसका आप जवाब दीजिए। और क्या ये सही नहीं रहेगा कि जब तक ये गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं आप स्टेप डाउन करिए और आप एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ये सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी को लेकर नहीं है, ये देश में एक कॉन्फिडेंस बनाए रहने का, इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज हैं, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो जिस कारणवश बनाई गई हैं, जो फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता के इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाए हैं, वो बतौर तरीके से पुख्ते हैं। और अगर कमियां हैं उसको ठीक की जाएंगी, और ना कि सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट की सेवा में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बचाव में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के मिस अकाउंटिंग में और एक राउंड ट्रिपिंग के लिए उनका बचाव किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, क्या वो आप जेपीसी गठित करेंगे? ये जेपीसी की मांग हम पिछले साल से उठा रहे हैं, अब क्योंकि सामने और मुद्दे आए हैं, उम्मीद करते हैं आप उसको जेपीसी की हमारी मांग को सुनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे आम जनता जो स्टॉक मार्केट्स को देखती है, इस उम्मीद में इन्वेस्ट करती है कि उनकी आमदनी में किसी तरीके का प्रॉफिट, जो परसेंटेज है, रिटर्न्स है, उनको ज़्यादा मिलेंगे, क्या उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है? ये सारे मुद्दे बनते हैं और ये मैं मानती हूँ कि इन सबको प्रायोरिटी पे केंद्र सरकार को उसका जवाब देना चाहिए।